अपनी दोहे अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये कबीरदास जी के वो वाणी जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। ये गुरु रविदास जी, ये कबीरदास जी महाराज ने ये अपनी वाणी के अंदर ये हमें बताया है। साथियों, ऐसे महान संत जिन्होंने समाज को एक ऐसे समय में जब समाज एक रूढ़िवादिता के बीच में फंसा हुआ था, कई प्रकार की उसमें असमानताएं थी, उस समय के अंदर कबीरदास जी की वाणी ने समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में संत कबीरदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, उनकी शिक्षाओं, वाणियों, सिद्धांतों और आदर्शों पर मेरे से पहले भी कई महानुभाव ने उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं सिर्फ आज के समय में संत कबीर दास जी की वाणी के महत्व को एक दो बात करके मैं आप लोगों में बात कहना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि जब संत कबीरदास जी का अवतरण हुआ था, जब उनका प्रकाश हुआ था, तो जैसा वैर विरोध आज संसार में दिखाई दे रहा है, लगभग ऐसे हालात वो तब भी थे, तब भी इसी प्रकार के हालात थे। तब उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी अपनी वाणी से, और आज आप वैसी ही आवाज उठाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, संसार जब युद्धों की आग में आज तप रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो यह सेमिनार और भी अधिक प्रासंगिक है। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां कबीर दर्शन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वे आज के मानव समाज को प्रकाश और किसी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ क्रांतिकारी वो आवाज बनेंगे। साथियों, हमारी संस्कृति के विश्व शांति के भाव को पूरे संसार में हम पहुंचाएंगे भी, सच्चे मार्ग की ओर लोगों को उनकी वाणी से, जो उनका ज्ञान हमारे पास है, जो उनकी वाणी है, उससे हम लोगों को प्रेरित किया भी है। साथियों, मैं एक बात मुझे याद आ रही है। कबीर जी, जो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग बात करते थे, बुजुर्गों से, क्योंकि जब कोई चर्चाएं चलती हैं उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, वो आगे लगातार ट्रांसफर होता रहता है। और हम अपने जीवन में देखते हैं, जब बचपन के अंदर बुजुर्गों को, आज जमाना बड़ा एडवांस हो गया, नहीं तो पहले बच्चे बाबा के पास जाते थे, दादी के पास रहते थे और उनसे कुछ न कुछ बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी। परंतु आज जमाना कुछ बदला है। मुझे ध्यान में है
मैंने जो बात को सुना है कि संत कबीर जी बाजार में एक बार कपड़ा बेच रहे थे। वहां पर एक लड़का उन्हें परेशान कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कबीर जी को कि इस कपड़े के दाम क्या हैं। वो लड़का उसको बार बार पूछ रहा था। कबीर जी ने उसको कहा कि इसका दाम 4 अन्ने है। लड़के ने वो कपड़ा उसका हाथ में लिया और बीच में से फाड़ दिया और फाड़ करके कहने लगा कि इसका दाम क्या है। कबीर जी ने उसको कहा, जब उसने उसका दाम पूछा तो कबीर जी ने कहा कि इसका दाम अब 2 अन्ने है। क्योंकि जब उसने 4 अन्ने बताया था, उसने वो कपड़े को फाड़ दिया तो कबीर ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसने कहा कि इसका दाम अब 2 अन्ने है। और लड़के ने फिर उस कपड़े को पकड़ा, फिर उसको फाड़ दिया और फाड़ करके फिर पूछने लगा कि इसका दाम क्या है। संत कबीरदास जी को कोई किसी प्रकार का उनके चेहरे पर सिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था और उन्होंने कहा कि अब इसका दाम 1 अन्ने है। तो उसने उस कपड़े को पकड़ा लड़के ने, और लड़के ने उस कपड़े को पकड़ करके और फाड़ दिया। जब उसने वो भी फाड़ दिया तो वो पूछने लगा कबीरदास जी को कि इसका दाम क्या है। कबीरदास जी ने उसको उत्तर दिया कि अब इसका कोई दाम नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। साथियों, कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि बेटा, अब यह कपड़ा किसी काम का नहीं रहा है और इसलिए इसकी अब कोई कीमत नहीं है। ये कबीरदास जी ने उस लड़के को कहा और जब लड़के को कबीरदास जी ने बात कही तो उसको फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको बात महसूस हुई कि मैंने गलत किया है। तो कबीरदास जी ने उसको कहा, जो उनकी ये वाणी है, उस बच्चे को उसने कहा, जब उसने अपना पछतावा हुआ तो लड़का कहने लगा कि ये पैसे ले लो मेरे से गलती हुई है। तो कबीरदास जी कहने लगे कि नहीं, पैसे नहीं मैं लूंगा। उन्हें मना कर दिया पैसे लेने से। उसने कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा और कहा कि जिस तरह यह कपड़ा टुकड़े टुकड़े होने से किसी काम का नहीं रहा है, इसी तरह घर, परिवार और समाज भी अगर टुकड़ों में बंट गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये संत कबीरदास जी ने उस बच्चे को साथियों कहा। मेरा आज ये परम सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया है और मेरे ख्याल से आयोजकों ने बुलाया भी इसके कारण से है कि मैं संत कबीर कुटीर में रहता हूँ। संत कबीर कुटीर मुझे रहने का वहाँ अवसर मिल रहा है, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री आवास बोलते हैं, परंतु मुख्यमंत्री आवास नहीं है, वो संत कबीर कुटीर है। उसका नाम मेरे से पहले परम श्रद्धेय माननीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका नाम संत कबीर कुटीर आवास रखा। इसका उद्देश्य यही था कि आवास में, निवास पर आने वाले हर व्यक्ति को साथियों संत कबीर जैसी दूरदर्शी, समदर्शी दृष्टि से देखा जाए। ये उसका मेन उद्देश्य था। कोई व्यक्ति आए साथियों, जो संत कबीरदास जी की दृष्टि से, उस समदृष्टि से उसको देखा जाए। और साथियों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर किसी के साथ कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आए,
समान भाव से साथियों उसके साथ व्यवहार हो, ये हमारा पूर्ण रूप से कोशिश रहती है। साथियों, मुझे एक गर्व भी है कि भारतीय संस्कृति की विश्व बंधुत्व की भावना को संत कबीर जी ने बहुत ही आसान शब्दों में और अनपढ़ व्यक्तियों के मन में भी उसको गहरे से उतारने का काम वो संत कबीर की वाणी ने किया है। वे सबके थे और सब उनके थे। हम इस बात को साथियों जानते हैं कि कबीरदास जी वो सब व्यक्ति कहते थे कि ये मेरा है, और संत कबीरदास जी ये बात बोलते थे कि सब मेरे हैं। ये बड़ी एक वाणी थी, उनका एक भाव था। और इसीलिए संत कबीर जी ने कहा है, उन्होंने कहा कबीरा खड़ा बाजार में, संत कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। साथियों, संत कबीर सच्चे मानवतावादी थे। वो ऊंच नीच और हर प्रकार के भेदभाव के वो कट्टर विरोधी थे। साथियों, वो किसी एक जाति या संप्रदाय तक वो सीमित नहीं थे। हम सब इस बात को साथियों जानते हैं। वे तो समूची मानवता के पथ प्रदर्शक थे। और साथियों, उन्होंने कहा भी है अपनी वाणी में, वो बोलते भी थे, उन्होंने इसी वाणी को लेकर के कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये संत कबीरदास जी की वाणी है। साथियों, संत कबीरदास जी जैसे महापुरुषों की शिक्षाएं पूरे संसार की अनमोल वो धरोहर हैं। और साथियों, उनको संजोने का और उनको सहेजने की साथियों जिम्मेवारी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो हम सब की है। साथियों, इसलिए हमने निर्णय किया है कि हरियाणा के अंदर ये पहली बार है कि हरियाणा के अंदर हमारे जो संत महापुरुष हैं, उन संत महापुरुषों की जयंतियों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम ये हमारी सरकार करती है। संत पुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमने संत महापुरुष विचार सम्मान ये प्रसार योजना ये चलाई हुई है। इसके माध्यम से हम महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम करते हैं। और उसका उद्देश्य है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता हमें दिखाया है, आने वाली पीढ़ियों तक वो रास्ता पहुंचे, उनको उन शिक्षाओं के बारे में वो जानकारी हो। और इसीलिए जिसका जिक्र भी किया गया है कि हमने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो, और चाहे गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व हो, और चाहे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हो, हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर बड़े पद्धर पर मनाने का काम वो कर रही है। साथियों, महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर निरंतर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। उनकी शिक्षाओं को, जो उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, समाज को एक प्रकाश देने का काम किया है, उस प्रकाश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वो हम सब की है। चाहे संत कबीरदास जी की जयंती हो, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महापुरुष के दिवस की बात हो, या हमारे धन्ना भगत सिंह जी की जयंती हो, भगवान विश्वकर्मा की जयंती हो। साथियों, हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे गर्व है साथियों, मुझे ये भी गर्व है कि सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए संत कबीरदास जी महाराज ने, उन्होंने सत्य की चादर बुनी, और वह आज दुनिया भर के दार्शनिकों के लिए
एक शोध का विषय बन गया। आज दुनिया के दार्शनिक उनके नाम के ऊपर आज शोध कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा में हमारी सरकार संत कबीर जी को की सबको समान देखने की जो भावना पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख करके साथियों काम कर रही है। हमने सदा इस बात पर बल दिया है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। हमारे सुभाष जी अभी बोल रहे थे, मुझे भी पीड़ा हो रही थी जब ये कुछ शब्द कह रहे थे कि हरियाणा आगे निकल गया है, ये बात बोल रहे थे। सुभाष जी 2014 से पहले हरियाणा भी ऐसी था जैसा पंजाब। परंतु नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है, हम सौभाग्यशाली हैं। और इन 11 वर्षों के अंदर, पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा देश के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन है उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर हरियाणा प्रदेश है। पूरे देश के अंदर जीएसटी कलेक्शन के अंदर अभी बजट प्रस्तुत किया, जो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उस टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो हिस्सा स्टेट्स का आता है उसमें भी हरियाणा नंबर 1 के ऊपर हमारा आता है। और हमने जो हमारे गुरुओं की वाणी है, जो उन्होंने हमें मार्ग दिया है, जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि लाइन में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का लाभ पहुंचाना है, उसको सशक्त करना है, मजबूत करना है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार भी था। उस विचार को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गुरुओं की उस वाणी को साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, मैं क्योंकि आज संत कबीर जी के इस कार्यक्रम के अंदर आया हूं, परंतु मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, मैं 2014 में 2009 की बात है, 2014 में तो मैं विधायक बन गया था। ये 2009 की बात है। 9 के अंदर जब मैं वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाता था, स्थिति तो जैसी आज आपकी ऐसी हमारी थी, मैंने कहा है कि ऐसी स्थिति थी हमारी। मैं वोट मांगने के लिए जाता था, जब मैं जाता था गांव के अंदर और लोगों को पता लगता था कि वो आ रहे हैं तो वो इकट्ठे हो जाते थे, भी सुनेंगे और सुनते थे आकर के। जो ही पता लगा गांव के अंदर भी मैं आ रहा हूँ तो गांव इकट्ठा हो जाता था। मैं जब बात रखता था, बात रख करके मेरी बात तो सुनते थे ध्यान से, और बात सुन करके मेरे को अंत में बात बोलते थे, कहा भाई छोरा तो ठीक है, मेरे को ये बात बोलते थे, कहा छोरा तो ठीक है, पार्टी का हिसाब किताब नहीं है, कहा मैं उनको बोलता था, मैं उनको ये बात बोलता था, मैं कहा आपने पार्टी का हिसाब किताब बनाना है, आप लोग अगर खड़े होगे तो पार्टी का हिसाब किताब बनेगा, अगर आप खड़े नहीं हो तो हिसाब किताब नहीं बनेगा। और मुझे खुशी है 2014 में हरियाणा प्रदेश के लोग खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिसाब किताब बन गया, और ऐसा हिसाब किताब बनया अब छोड़ने के लिए लोग ये कहते हैं कि नहीं ये ठीक है कहा। लगातार नॉन स्टॉप सरकार, लगातार नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ। ये नहीं है कि पिछली बार जितनी सीटें आई उससे ज्यादा सीटें, और अगली बार का मैं आज ही यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अगली बार का ये इतिहास रहेगा कि कल्पना से परे सीटें आएंगी। इतना हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों में भाव है, क्योंकि हम इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। हमने एक एक सिस्टम को बदला है, बारीक से बारीक चीज को बदला है।
नहीं तो वहां पर भी इसी प्रकार का सिस्टम था। बच्चों को अगर नौकरी की बात होती थी, माँ बाप घूमते रहते थे, नौकरी नहीं लगती थी। जिसकी टैक्सी में ज्यादा पैसा होता था नौकरी लग जाता था, और जो बात करते थे उतनी नौकरी नहीं लगते थे। बोलते कुछ थे, होता कुछ था। परंतु हमने आकर के उस सिस्टम को बदला है। संत कबीरदास जी की जो वाणी है उसको साकार किया है। हमने आकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। आज मुझे गर्व है इस बात का, हरियाणा के अंदर, कि आज एक गरीब परिवार का बेटा जिसके माँ बाप रेड़ी चलाने का काम करते हैं, हरियाणा सरकार में HCS अधिकारी लगे हैं, बिना पर्ची के लग रहे हैं, बिना खर्ची के लग रहे हैं। ये हमारे लिए सुकून की बात है। हमने इस सिस्टम को बदला है और कोई छोटा विषय नहीं है। हरियाणा के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने का काम किया है। और मुझे खुशी है इस बात की। मैं अगर किसी गांव के अंदर जाता हूं, आज मैं जब किसी गांव के अंदर जाता हूं और गांव में जाकर के मैं पूछ लेता हूं कितने बच्चे गांव में लगे हैं, अगर बहुत छोटा गांव है जिसके अंदर मात्र 250-300 वोट है, उसके अंदर भी 5 से 6 लोगों के हाथ खड़े होंगे कि हमारा बच्चा नौकरी लग गया, बिना पैसे के लग गया। अगर जो बड़ा गांव है, बड़े गांव के अंदर अगर जाकर के मैंने पूछ लिया कि कितने बच्चे नौकरी लगे, तो 300-400 लोगों के हाथ खड़े होंगे कि हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी में लगे हैं। ये वातावरण बदलने का काम ये सरकार ने किया है। साथियों, बहुत सारे काम भी हैं। हमने जो गरीब की मजबूती के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, निरंतर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि मैं जब 2019 के अंदर मैं सांसद था, मैं जब वहाँ से सांसद बना कुरुक्षेत्र से, तो मेरे पास कुछ लोग आते थे और आकर के मुझे बोलते थे कि सांसद जी आप CMO को फ़ोन कर दो। मैं फ़ोन कर देता था, वो डायलिसिस कराना पड़ता था। एक डायलिसिस का एक व्यक्ति का लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आता था। बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति थे जो पैसे के अभाव के कारण डायलिसिस नहीं करा पाते थे। परंतु जब मुझे आदरणीय मोदी जी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा के जिम्मेवारी दी, और हरियाणा की जब मुझे जिम्मेवारी मिली तो मैंने तुरंत, मेरे ध्यान में था जब हमारा संकल्प पत्र बन रहा था, तो मैंने कहा कि आप इसको भी डालिए कि जो किडनी का पेशेंट है उसका डायलिसिस फ्री होगा हरियाणा में। हमने अपने संकल्प पत्र में डाल दिया। 8 तारीख को रिजल्ट आया। साथियों, मेरा जो पहली फाइल के ऊपर साइन हुए, मेरी यही फाइल के ऊपर साइन हुए कि हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल और जितने मेडिकल कॉलेज, उन सब में कोई भी व्यक्ति जाए, किडनी का पेशेंट होगा उसका डायलिसिस फ्री होगा। आज फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा किसी व्यक्ति को। साथियों, ये देखने की जरूरत है। ये गुरुओं की वाणी है जिसको साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है, और हमें इस बात का गर्व भी है, फक्र भी है, और आत्मा को बड़ी शांति भी मिलती है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हम इसका आंकलन भी करते हैं। हरियाणा के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, 2004 से 2014 मैंने कहा है कि हमारे भी स्थिति यही थी, दूसरे दल की सरकार थी। मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हो जाता था तो उस तक मुआवजा नहीं पहुंचता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। कागजों में तो दिखाया गया कि हमने 1139 करोड़ रुपया दे दिया, परंतु वो वहां तक नहीं पहुंचा, कहीं और चला गया। हमने उसको सुनिश्चित किया, ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करके कि अगर किसी भी किसान की फसल का खराबा होता है प्राकृतिक आपदा से, पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, हमारे अधिकारी वेरीफाई करेंगे,
मुझे खुशी है कि हमने इन 11 साढ़े 11 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में 16,500 करोड़ रुपया उसकी फसल का पहुंचाने का काम वो हरियाणा सरकार ने किया है, ताकि किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो मस न आए। साथियों, सरकार के काम कि व्यक्ति को किस प्रकार से मजबूत और सशक्त किया जाए, गरीब व्यक्ति को कैसे गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। मैंने हरियाणा के अंदर अपने संकल्प पत्र में कहा, मैं मंच के ऊपर बोलता था, मैं मंच के ऊपर जब खड़ा होकर के बहनों को मैं एक बात बोलता था कि आपकी रसोई में मैं 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजूंगा, ऊपर का पैसा मैं आपके खाते में पहुंचाऊंगा। मैं मंच से बोलता था, आते ही मैंने उसको लागू कर दिया। आज हरियाणा के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन बहनों की रसोई में आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचता है। ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार देती है। 248 करोड़ रुपया मैंने जब से इसको लागू किया, 248 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। और मैंने ये कहा था, अपने ही इसी संकल्प पत्र में कहा था, महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए मैंने एक बात कही थी, महिलाओं को कि 2100 रुपया आपको देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है, मैंने पहले बजट के अंदर, जब मेरा पहला बजट प्रस्तुत हुआ, क्योंकि मैं वित्त मंत्री भी हूं, मुख्यमंत्री के नाते बजट मुझे प्रस्तुत करना पड़ता है, जब मैंने पहला बजट अपना प्रस्तुत किया, मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उस बजट के अंदर किया। और मुझे खुशी है कि मैंने हरियाणा की बहनों के खाते में 1,038 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम वो मेरी सरकार ने किया, 1,038। और इस बजट के अंदर मैंने उसका दायरा बढ़ाया, 6500 करोड़ रुपए कर दिए। और हमने ये कहा है कि कोई भी बहन वो अप्लाई करेगी तो उसको 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको मजबूत करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, साथियों, जनहित में मजबूत फैसले लेकर के उनको आगे बढ़ा रही है। परंतु हम देखते हैं, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं देखता हूं, सुभाष जी यहां भी घोषणा की गई, हमने तो मजबूरी में करनी पड़ी, पहले यहां करी गई, हमें तो बाद में करनी पड़ी, वहां भी कर दी थी, कांग्रेस वाला ने करी तो करी, तो यहां तो दिए नहीं, हक दे दिए। अंतिम बजट पेश हो लिया, मैं देख रहा था, कोई 5 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, नहीं मिला। खाली मंच के ऊपर तो घोषणा करवाई जा रही, भी कहा मेरे को 1000 रुपए मिल गया और यही हालात हिमाचल में है। मैं तो कांग्रेस वाला ने अपने वाला ने बोलता हूँ, मगर भाई तुम यहाँ मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं जिस दिन बजट प्रस्तुत करने लग रहा था, सबसे पहले उन्होंने यही विरोध करा, तो मैं भी तो सरकार को, मैं 4 दिन भी नहीं हुए बने नो, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ भी बजट कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे रखना है, मैंने सारा देखना है मैं, और देख करके मैं तभी उसको निकालूंगा। और मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के अंदर हम बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गुरुओं की जो वाणी थी, उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं, उस रास्ते के ऊपर हमारी सरकार साथियों काम कर रही है। और संत कबीरदास जी हम सब जानते हैं, उन्होंने समानता और समरसता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अंत्योदय के लिए वो वचनबद्ध थे। वो अंत्योदय के लिए वचनबद्ध थे कि गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए। और यही साथियों जो हमारे संतों की वाणी है, हम सब जानते हैं। गुरु रविदास जी महाराज हुए हैं, गुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये गुरुओं की जो वाणी है, गुरुओं ने जो मार्गदर्शन दिया है, साथियों
हमारी सरकार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हमारी सरकार का संकल्प भी है, ये संकल्प है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ऐसे वर्ग को मजबूत करना, सशक्त करना। बुजुर्ग श्रद्धालु धन के अभाव के कारण हमारा तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे, हमने इसके लिए भी योजना बनाई। मुझे खुशी है बताते हुए कि मैं अभी पिछले दिनों जब प्रयागराज के अंदर महाकुंभ चल रहा था, हमने महाकुंभ के अंदर भी अपने बुजुर्गों को, ऐसे बुजुर्ग जो मन करता है कि हम तीर्थ यात्रा के ऊपर जाएं, परंतु दिक्कतें होती हैं, नहीं जा सकते, परंतु सरकार ने व्यवस्था की। प्रति व्यक्ति 6,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार करती है, प्रति व्यक्ति 6,000 रुपये, और व्यवस्था खड़ी करती है पूरी की पूरी। ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, एयर से जाएं। मैंने अभी नंदेड़ साहब यात्रा गई हमारी, मैंने हिसार से एक पूरा का पूरा प्लेन भेजने का काम नंदेड़ साहब किया। और अभी भी मैंने घोषणा की, अभी मैं पिछले दिनों अंबाला के अंदर अयोध्या धाम के लिए एक ट्रेन रवाना की, और उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि मैं इस अप्रैल के अंतिम दिन के अंदर नंदेड़ साहब भी कुरुक्षेत्र से एक ट्रेन भेजने का काम श्रद्धालुओं की हम करेंगे, ताकि हमारे बुजुर्ग चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, और चाहे नंदेड़ साहब हो, उनके दर्शन वो करें। और उनके लिए हम ट्रेन भेजने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमने सिख धर्म से जुड़े तीर्थों के लिए भी अलग से योजना हमने हरियाणा के अंदर चला रखी है। स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना वो चलाई हुई है, और इसके तहत हम चाहे हजूर साहिब हो, हजूर साहिब गुरुद्वारे की बात हो, और चाहे नांदेड़ साहिब हो, चाहे ननकाना साहिब हो, और चाहे हेमकुंड साहिब हो, और चाहे पटना साहिब हो, साथियों, प्रदेश के तीर्थयात्रियों को निरंतर भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, भारतीय सभ्यता हम सब जानते हैं, सभ्यता की पालक रही माँ सिंधु नदी के दर्शन के लिए भी हमने स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन यात्रा वो चलाई हुई है, जिसके तहत हरियाणा सरकार 10,000 रुपये प्रति तीर्थयात्री उसको वित्तीय सहायता देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया हुआ है। और साथियों, इसी प्रकार हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा वो भी, उस योजना को भी शुरू किया हुआ है, और उस योजना के तहत हम प्रति व्यक्ति यात्री 50,000 रुपये उसको वित्तीय सहायता एक साल में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि कबीर जी ने हर समाज की कृतियों पर कड़ी चोट की है, फिर भी कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता है। साथियों, उनकी वाणी ऐसी थी, वे सबके हृदय में समाये हुए थे, और साथियों सब उन पर अपना अधिकार भी समझते थे। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आज कबीर जी ने एकता और विश्वविंदुता का जो बीज बोया है, वह आज एक विशाल वट का वृक्ष वो खड़ा हुआ है, बन चुका है। आज देश विदेश में उनके करोड़ों अनुयायी जो उनकी वाणियों से पूरे संसार में फैला रहे हैं। संत कबीर वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट भी ऐसी ही एक ऐसी संस्था है। साथियों, आप जिस प्रकार सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध और शिक्षा के प्रकाश को फैलाने का आप काम कर रहे हैं, साथियों, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं इसकी पूरी सराहना करता हूँ। ट्रस्ट का यह दर्शन अत्यंत प्रेरणादायक है। साथियों, की संतों की वाणी को केवल पढ़ना वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना ही सच्ची भक्ति है। संत कबीर दास जी महाराज अपने महान विचारों के कारण युगों युगों तक साथियों हमारे मन में जीवित रहेंगे। और जो उनकी वाणी है साथियों, उन्होंने भेदभाव मुक्त समाज की रचना की, और उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि साथियों होगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर संत शिरोमणि कबीर दास जी महाराज के चरणों में मैं शीश नवाता हूँ, और आयोजकों को मैं विशेष तौर से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने
मुझे यहाँ बुला करके आप सब महानुभाव के दर्शन करने का मुझे मौका दिया है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, एक बात मैं अंत में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने कहा था कि अलग प्रदेश बना है, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं लगातार मंचों के ऊपर बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि हरियाणा पंजाब से अलग नहीं है, ये हमारे गुरुओं की धरती है। हमारा जो रिश्ता है वो रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। अरे दो भाई हैं, मैं मंच से लगातार बोलता हूँ, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। परिवार में से अलग होते हैं, दो भाई अलग हुए हैं। मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि आज भी हमारी छत एक है, एक ही छत के नीचे आज भी रहते हैं। और आज भी एक ही बेड़ा है, एक ही बेड़ा है, आज भी अलग नहीं है। ये पता नहीं क्यों राजनीतिक लोगों ने, मुझे बड़ा दुख होता था। मान साहब कहते थे वो पानी को लेकर के, कहा जी डंगा ठा लेंगे, ये कर लेंगे, बढ़ देंगे। मैं कहा भाई क्यों बढ़ देंगे, क्या दिक्कत आएगी, क्यों बढ़ देंगे? 80 भरा है, 1.5 भरा है। मैनू ये कहना पड़ा कि भाई अगर पंजाब दे विच पानी दी कोई दिक्कत आ गई ना किसी व्यक्ति को, मैं कहा मैं अपने यहाँ ट्यूबवेल नीचे धरती में ते निकाल करके पानी पिला दूंगा। ये साढ़े गुरुओं की परंपरा है, ये साढ़े गुरुओं की परंपरा है, जिन्होंने हमें मार्ग देने का काम किया, उन्होंने रास्ता ये दिखाने का काम किया। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि युद्ध भूमि दे विच भी दुश्मन नूं पानी पिलाने का काम ये साढ़े गुरुओं की तो प्रेरणा है, ये साढ़े गुरुओं की प्रेरणा है। साथियों, मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इन्हीं शब्दों के नाल